हेलो दोस्तों, ये जो मैं आप लोगों के लिए स्टोरी सुना रहा हूँ, ये स्टोरी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल एंड तक बने रहिए। तो स्टोरी शुरू करते हैं। आगरा के पचकुइयाँ स्थित कब्रिस्तान की कब्र पिछले कुछ समय से लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई है। ये कब्र महारानी विक्टोरिया के उस भारतीय प्रेमी की है जो लंदन के राजमहल में महारानी का सब कुछ बन गया था। विश्वास पात्र, गुप्त प्रेमी और हिंदुस्तान के मामलों का सलाहकार। उसका नाम था मोहम्मद हफीज़ अब्दुल करीम। करीम और विक्टोरिया के संबंधों को लेकर दुनिया में हॉलीवुड की एक फिल्म भी बनी जिसका नाम है विक्टोरिया एंड अब्दुल। फिल्म की कुछ शूटिंग करीब 2 साल पहले आगरा में हुई। हालांकि इतिहास में कभी भी अब्दुल के नाम का जिक्र नहीं है। ब्रिटेन के राजघराने के दस्तावेजों में उनका जिक्र महारानी के सेवक के रूप में है। अब्दुल और विक्टोरिया के प्यार के संबंधों का खुलासा कुछ साल पहले तब हुआ जब अब्दुल की डायरी सामने आई, जिससे पता चला कि भारत से महारानी का सेवक बनकर ब्रिटेन गए अब्दुल करीम को किस तरह महारानी दिल दे बैठी। विक्टोरिया और अब्दुल करीम के संबंध ब्रिटेन में उस दौर में खासी चर्चा का विषय बने रहे। हालांकि ब्रिटिश शासन ने भरपूर कोशिश की कि क्वीन विक्टोरिया और उनके खास हिंदुस्तानी नौकर रहे अब्दुल करीम के किस्से को छिपाकर रखा जाए। अब्दुल की डायरी किसी तरह लेखिका और इतिहासकार सरवानी बसु को हासिल हुई तो उन्होंने चर्चित किताब लिखी, विक्टोरिया एंड अब्दुल, द ट्रू स्टोरी ऑफ क्वींस कॉलेजेस्ट कॉन्फिडेंट। अब्दुल करीम की कहानी काफ़ी फिल्मी है। भारत में ब्रितानी शासनकाल के दौरान ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने 1887 में भारतीय नौकरों को एक समारोह के दौरान इंग्लैंड बुलाने का आदेश दिया। उनका मानना था कि चूंकि भारतीय नौकर हिंदुस्तानी रीति रिवाजों से परिचित होते हैं, लिहाजा भारतीय राजघरानों से संपर्क में सहायक होंगे। आगरा जेल के सुपरिटेंडेंट जॉन टायलर ने कुछ भारतीयों को चुना, जिसमें 23 साल के असिस्टेंट क्लर्क अब्दुल करीम भी थे। चुने हुए लोगों में 2 को पानी के जहाज़ से 1887 में इंग्लैंड भेजा गया। वह झांसी के पास ललितपुर के रहने वाले थे। बकिंघम पैलेस पहुंचने के 6 महीने के भीतर ही करीम क्वीन के विश्वास पात्र हो गए। पहले दिन जब करीम समेत दोनों सेवक रानी के सामने पहुंचे तो करीम ने उनका ध्यान खींचा। कहा जा सकता है कि रानी पहली ही नज़र में उन्हें पसंद करने लगीं। महारानी ने अपनी डायरी में पहले दिन की करीम से मुलाकात के बारे में लिखा। बाद में डायरी में करीम के लिए प्रशंसा के पुट बढ़ते गए। जब उनसे बड़ौदा की महारानी चिमनबाई मिलने आई तो उन्होंने मुलाकात के दौरान अब्दुल की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। क्वीन को वह हिंदुस्तानी भाषा, खान पान के बारे में बताने और सिखाने लगे। वह महारानी को उर्दू और हिंदी सिखा रहे थे तो महारानी ने ख़ास तौर पर उन्हें अंग्रेज़ी सिखाने की व्यवस्था की। करीम ने जिस तेज़ी से अंग्रेज़ी सीखी वो महारानी को हैरान करने के लिए काफ़ी थी। महारानी ने लिखा, वह बेहद प्रतिभाशाली और बुद्धिमान है। एक समय ऐसा भी आया जब करीम के रहने के लिए अलग व्यवस्था की गई। वह खुद घोड़ा गाड़ी से चलने लगे। रुतबा इतना बढ़ गया कि क्वीन ने उन्हें CBO का खिताब दे दिया, जिसे रॉयल विक्टोरियन ऑर्डर में कमांडर का खिताब कहते हैं। करीम की बेरोक टोक आवाजाही महल के कई हिस्सों में थी। वह धीरे धीरे क्वीन के सचिव की हैसियत रखने लगे। क्वीन भी उनसे उर्दू में पत्र व्यवहार करने लगी। करीम को अलग घर रॉयल पैलेस ऑफ विंडसर, बालमोरल इन स्कॉटलैंड और ऑसबॉर्न हाउस में दिया गया। महारानी यात्राओं में उन्हें साथ रखती थीं। दोनों के रिश्तों पर चर्चा शुरू हो गई। राजघराने में खुशफुस होने लगी कि अब्दुल करीम रानी के गुप्त प्रेमी बन गए।
वह एकांत में उनके साथ समय गुजारना पसंद करती हैं। बताते हैं कि लंबे कद और खूबसूरत व्यक्तित्व के धनी अब्दुल करीम की शख्सियत और व्यवहार ऐसा था कि रानी न केवल उनसे प्रभावित होती गईं बल्कि उनके करीब आती गईं। महारानी उनसे भारत से खतो किताब करवाने लगीं। उनके नाम के आगे मुंशी जुड़ गया। वह महारानी के भारत सचिव बन गए। बताते हैं कि महारानी अक्सर अपने दिल की बातें उन्हें खत में लिखती थीं। कभी कभी तो महारानी अपने पत्रों में चुंबन के प्रतीक भी बनाती थीं, जो उस समय में बेहद असाधारण बात थी। दोनों के बीच का रिश्ता काफ़ी भावुक था, जिसका विभिन्न स्तर पर वर्णन किया जा सकता है। इंग्लैंड में चर्चाओं के बाजार गर्म हो गए। राजघराने के लोगों ने आपत्ति उठानी शुरू कर दी कि एक नौकर को इतना अहम क्यों बनाया जा रहा है। महारानी की बेटी और बेटे किंग एडवर्ड सप्तम इससे खफा हो गए। उन्होंने विरोध में महारानी को पत्र भेजे कि एक नौकर को क्यों इतना आगे बढ़ाया जा रहा है। फिर भी महारानी विक्टोरिया के जीवित रहते अब्दुल करीम की हैसियत कम ना हो सकी। एक बार किसी समारोह में क्वीन को जाना था। इसकी मेज़बानी प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड कर रहे थे। उन्होंने करीम के बैठने के लिए वो सीट आवंटित की जो नौकरों के लिए थी। रानी ने तुरंत उनके लिए घर के लोगों के साथ बैठने की व्यवस्था कराई। जब पुत्र ने नाराज़गी जाहिर की तो महारानी ने तुरंत डांट कर चुप करा दिया। डायरियों में लिखा है कि जब अब्दुल करीम महारानी के दरबार की नौकरी छोड़ने का मन बना बैठे थे, तब महारानी ने खुद उनसे ना जाने की विनती की थी। जब महारानी विक्टोरिया अब्दुल को पत्र लिखती थी तो उसके अंत में तुम्हारी प्रिय माँ और तुम्हारी सबसे करीबी दोस्त लिखती थी। कह सकते हैं कि ये रिश्ता एक जवान भारतीय आदमी और एक 60 वर्षीय महिला के बीच का एक रिश्ता था, जो अलग अलग स्तरों पर अलग तरह का था। इसमें सभी भूमिकाएं शामिल हो जाती थीं। सरवानी की किताब कहती है कि विक्टोरिया और अब्दुल ने कम से कम एक रात साथ बिताई थी। अब्दुल करीम की जीवनी लिखने वाली सुशीला आनंद के अनुसार महारानी ने खुद के पत्रों में लिखा है कि उनके और मुंशी के बीच बातचीत के विषय विस्तृत थे। महारानी के पत्रों में उनकी लगातार तारीफ है। मसलन, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, वह बहुत अच्छा और उदार है, साथ ही समझता है कि मैं क्या चाहती हूँ और इससे मुझे वाकई काफ़ी सहजता होती है। एक और जगह उन्होंने लिखा, भारतीय मुंशी असाधारण बुद्धिमान और बहुत ही परिष्कृत विनम्र शख्स है। महारानी की मौत के बाद सन 1901 में किंग एडवर्ड ने उन्हें वापस भारत भेज दिया। यही नहीं, करीम और महारानी के बीच हुए पत्राचार को तुरंत जब्त करके नष्ट करने का आदेश भी दे दिया। करीम महारानी के साथ करीब 15 साल रहे। स्वदेश लौटने के बाद वह आगरा में अकेले ही रहते थे। आगरा में उन्होंने जहां अपने आखिरी साल बिताए, वह संपत्ति महारानी ने उन्हें दे दी थी। 1909 में जब अब्दुल का देहांत हुआ, तब वह महज 46 वर्ष के थे। तो दोस्तों, ये कहानी थी अब्दुल करीम और महारानी विक्टोरिया के बीच की, जो कि एक रियल कहानी थी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। थैंक यू।